हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आप सभी का बहुत बेसब्री से मैसेज आ रहा था कि सर अगर आप कुछ पेपर्स के हिंट दे देते या पेपर्स आप किस तरीके से सॉल्व करने सर अगर बता देते, पेपर सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा मदद हो जा सकती थी। तो यहाँ पर आज आप ही के रिक्वेस्ट पे मैं सितंबर 2021 का पेपर सॉल्व करने वाला है। 2021 का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस पेपर के अंदर ये पेपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट से मिल जाएगा। उसको वेबसाइट तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेक्शन 1 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सेक्शन 1 पेपर किस तरीके से रखना है, हाउ टू राइट पेपर, ये चीज़ें पे इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, हाउ टू राइट पेपर। तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A में क्या कहता है कि एक पैसेज आपको दिया है। सर ये पैसेज कौन सा होने वाला है? सर ये पैसेज होने वाला है सीन पैसेज होने वाला है, ठीक है। यानी आपके टेक्स्ट बुक से पूछा गया क्वेश्चन होगा जिसमें 16 मार्क का ये पैसेज होगा, जिसमें से बाइफिकेशन अगर आप देखोगे तो 12 + 4 का बाइफिकेशन है। जो 12 मार्क होगा वो आपके पैसेज से रिलेटेड होंगे और ये 4 मार्क आपका डू एज डायरेक्टेड होगा, जिसमें 3+1 3 आपका डू एज डायरेक्टेड होगा और 1 मार्क का आपका स्पॉट द एरर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के बाद से रिलेटेड आपको दिया गया ये पैसेज, आप लोग अच्छी तरीके से रीड आउट करना। और रीड आउट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। यानी यहाँ पर हमें रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, सर रीराइट बोला है मतलब सेंटेंस को फिर से आपको लिखना होगा, लिखना है बेटा, रीराइट द सेंटेंस, ठीक है। फुल सेंटेंस माय डियर, फुल सेंटेंस, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेट वेदर। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे आप A1 यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर A, तो क्वेश्चन एज इट इज लिखने के बाद आप यहाँ पर ट्रू या फॉल्स इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं तो आप क्या करो, A लिखो, क्वेश्चन लिखो और यहाँ पर आपको आंसर डालकर आप ट्रू या फॉल्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। तीसरा क्या कर सकते हैं सर, तीसरा आप ऐसा कर सकते हो कि ऐसा मेक अ 2 कॉलम्स, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, बी लिखा, फिर सेंटेंस, फिर ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हो। द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजर वॉज गुरु नायक। क्या लगता है सेंटेंस अगर आपने रीड किया तो आपको क्या लगता है, एस्ट्रोलॉजर का नाम गुरु नायक था? नहीं सर, उसका नाम गुरु नायक नहीं था। तो सर क्या था? तो माय डियर अगर आप क्वेश्चन पैराग्राफ अच्छे से रीड करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर उसका नाम गुरु नायक तो बिल्कुल नहीं था, ये चीजें तो हमको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करके दी है, यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके दी है कि वो गुरु नायक नहीं था, उसका नाम कुछ और था। अभी आगे बात करते हैं। अ पासर बाय हैड सेव द अदर मैन। यहाँ पर जो पासर बाय था, जो निकल रहा था, क्या उसने बचाया था? जी हाँ, उसने बचाया था, ट्रू। द एस्ट्रोलॉजर टुक आउट द पिंच ऑफ अ सॉल्ट एंड हेल्ड इट विद द अदर मैन। तो ट्रू या फॉल्स? यस सर, फॉल्स। अ नाइफ हैड पास थ्रू द अदर मैन लॉन्ग अगो, ट्रू। अब अदर मैन लुक्ड ग्रेटिफाइड बिकॉज, अभी बहुत सारे लोग ग्रेटिफाइड हो गए थे, अदर मैन जो था वो दिखने में ग्रेटिफाइड था, बिकॉज उसका क्या रीजन था? तो सर सबसे पहला रीजन था कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा था, टोल्ड हिम दैट हिज एनिमी वाज क्रश अंडर अ लॉरी। उसका जो दुश्मन है, जो उसका दुश्मन है वो लॉरी के अंदर क्या हो गया है, मर चुका है या क्रश हो चुका है पूरी तरीके से। और दूसरा, हिज एनिमी डाइड एज ही डिजर्व, उसका जो दुश्मन था वो वैसा ही डिजर्व करता था, ऐसी ये दो बातें उसने कहा था। यानी वो जो इंसान था वो आश्चर्यचकित कब हो गया, जब एस्ट्रोलॉजर ने इसको ये दो बातें कही थी तब। A3 क्या कहता है, द एस्ट्रोलॉजर सजेस्टेड द अदर मैन नेवर टू ट्रैवल साउथवर्ड अगेन। यानी वहां पर एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था कि भाई साहब आप साउथवर्ड की तरफ ट्रैवल बिल्कुल ना करें, ऐसा क्यों कहा था? गेस एंड राइट द पर्पस बिहाइंड द एस्ट्रोलॉजर सजेशन। अभी आपको गेस करना है कि इसके पीछे क्या रीजन था। अब यहाँ अगर आपको अगर रीड आउट करोगे तो आपको यहाँ पर इस पैसेज के अंदर उसने जब दो सजेशंस आपको दिए थे तो वो दो सजेशंस आपको पहले एज इट इज ढूंढ लेने हैं कि उसने क्या कहा था, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से पैसेज देखते हो तो यहाँ पर उसने कहा है कि आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड अदरवाइज। तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड आउट करोगे तो ही आपको ये सारे आंसर्स, आपको स्टोरी बैकग्राउंड में अगर याद होगी तो ही आपके लिए फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पर क्लियरली इस पैराग्राफ में आपको कहा गया है
कि अगर आप वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं अपना घर फिर से क्यों छोड़ दूं, तो उसने कहा कि आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर मी एंड टू चोक अप आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। यानी अगर मैं उससे मुलाकात करता हूं तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं, ऐसी बात कही थी। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, ही हैज एस्केप्ड माय हैंड्स, आई होप एटलीस्ट ही डाइड एंड ही डिजर्व। यानी वो सारी जो चीजें थी जो भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर ने की थी उसकी यहाँ पर बातें हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से, डिस्क्रिप्शन में देखो जरा, यहाँ पर देखो आप क्या दिया है, देखो the astrologer wanted to get rid of Guru Nayak once for all. He never wanted to see him again. वो नहीं चाहता था कि वो उसकी शक्ल फिर से देखे, ऐसी बातें वो कह रहा है। द एस्ट्रोलॉजर वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी रिवील। एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहता था कि उसकी खुद की आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए यहाँ पर। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गुरु नायक टेकिंग रिवेज इफ दे एवर मेट फेस टू फेस। यहाँ पे गुरु नायक क्या कर रहे हैं कि अगर वापस से आपकी और हमारी मुलाकात होती है तो मैं इसका बदला जरूर लेने वाला हूँ। क्लियर? यस। चलिए वापस देखते क्या बोलता है। A4 आपका ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा, इसमें आप जो भी लिखोगे ना वो आपके लिए मान्य होगा। इस पे कम से कम आपको आधे से लेके 1.5 मार्क तो मिलता ही है। आपका कोई भी ओपिनियन होने वाला तो भी चलेगा। बोर्ड के ऑफिशियल आंसर शीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया कि एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर, जो भी रीजनेबल करेक्ट आंसर होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, बशर्ते आपको उसमें किसी तरीके की निगेटिव चीजें लिखनी नहीं है। अब यहां पर आ जाइए लैंग्वेज स्टडी, दैट इज ग्रामर में। ही शुक his head regretfully, choose the correct alternative to get present perfect tense। सब प्रेजेंट परफेक्ट, तो सब परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है हैज और हैव। सब प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज और हैव। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तो माय डियर इसका आंसर हो जाएगा ही हैज। तो शुक का हो जाएगा बेटा शेकन, ही हैज शेकन his head regretfully, head regretfully। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने किया क्या, सिर्फ सर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो शुक था, यहाँ पे जो शुक था उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, हैज और शेकन लगा दिया। सर हैज क्यों लगा, क्योंकि सर बोला था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा गया था। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर है, देखो अरे बाप रे, यहाँ पर तो आपको ऑप्शन भी दिया है। तो आपको सिर्फ देखो, आपको मैंने हैज और हैड बताया, तो देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज है। तो मैंने आपको यहाँ पर इतने में ही आपका सॉल्यूशन हो गया कि हैज और हैव कहाँ पर दिया है, सर हैज दिया बी में, तो यही बी वाला मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट। सर लेकिन आंसर लिखना कैसे है बेटा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, A5 लिखा, A1 लिखा, उसके बाद यहाँ पर बी लिखना है और बी लिख के लिखना है आपको ही हैज शेकन हिज हेड रेग्रेटफुली। तो इस तरीके से ये चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी है बेटा, यहां पर इस तरीके से आंसर लिखना है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे बी लिखा। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपने मुंह बिल्कुल नहीं खोलूंगा, मतलब मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। यस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब था नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर। नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर नहीं आना चाहिए। तो ओपन इतना तो क्लियर है कि सर ओपन का ओपन नहीं आएगा। यस, ओपन का ओपन नहीं आएगा। अगर मैं नॉट को हटाऊंगा तो मेरे यहाँ पर नॉट ओपन, तो ओपन का उल्टा क्या था, क्लोज। तो सर यहाँ पे नॉट तो नहीं आएगा, यानी मेरा आंसर सही होने वाला है सी। तो यहाँ पर सेकंड का सी लिखूंगा और जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई विल शट माई माउथ, आई विल शट माई माउथ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। यस सर, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई है। अब A6 की तरफ जाते हैं। रीराइट द फाइंड एंड राइट द वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब बार्गेनिंग का क्या होगा, तो माय डियर बार्गेनिंग का आप याद कर लो हैगलिंग। ठीक है, ये सर कहाँ मिलेगा, आपने जो चैप्टर्स पढ़ा होगा चैप्टर्स के बाजू में देखना आपको कुछ मीनिंग्स दिए रहेंगे, उस मीनिंग में से ही ये सारी चीजें उठाकर दी जाती है। ठीक है, सरेंडर अंडर प्रेशर, जब आप किसी के सरेंडर में मतलब प्रेशर में सरेंडर करते हो तो उसे क्या कहते हैं, तो माय डियर उसे कहते हैं डिसॉर्ज, डिसॉर्ज। ठीक है, मेड अ लो साउंड ऑफ डिस्ट्रेस, ये सर यहां पर आ जाएगा ग्रोन्ड। और लुक कॉशियसली का यहां पर आ जाएगा सर पीप, पीप। समझ में आ गई बात। सर बी में वापस आ गया नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन, बट यहां पर आपको ऑप्शंस बहुत ही रेयर केस में देगा। यस सर,
यूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किसी भी तरीके के पेपर में आर्टिकल ऑफ प्रिपरेशन तो आपको देखने के लिए मिलेगा 12th स्टैंडर्ड के ग्रामर में, तो ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। COVID-19 इज वन ऑफ डैश हजार्डस मोस्ट हजार्ड। मोस्ट आपका क्या है सर? सुपरलेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है? द। आपने द लिखा, आपको आधा मार्क मिल गया। दिस इज विटनेस बाय द वर्ल्ड, इस तरीके के सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आधा मार्क इधर द पे, तो सेकंड वाले पेपर ही आपको आधा मार्क मिल जाने वाला है। उसके बाद एज सुन एज द कैप्टन गेव एन ऑर्डर द सोल्जर फायर्ड। अभी सबसे पहला चीज रूल नंबर 1 क्या कहता है सर? एज सुन एज को हटाने का, नो सुनर लगाने का। तो सर नो सुनर सब जगह पर आया है, वेरी गुड। दूसरा रूल बोलता है कॉमा की जगह पर देन लगाने का। सर यहाँ पर भी देन है, यहाँ पर भी देन है, यहाँ पर भी देन है, यहाँ पर भी देन है। देन के बाद के सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो सर कहीं पर भी चेंजेस नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। रूल नंबर 2, यहां पर देखो गेव दिया है, गेव। सर गेव वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर जब मैं सेकंड फॉर्म को तो डिड और अंदर आ जाएगा गेव, तो नो सुनर डिड। तो सर नो सुनर डिड कहां दिया है सर? सिर्फ सेकंड वाले में दिया है, यानी बी वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाने वाला है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सी थर्ड वाला क्या कहता है देखो, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि जो अर्थ है वो पूरे इस पृथ्वी के आसपास घूमता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास घूमती है। तो माय डियर, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यू कैन नॉट डिनाई। आप ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये कंफर्म होगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ जहां जहां पर होगा उसमें अंदर कोई भी चेंजेस बिल्कुल नहीं होता है। तो जहां जहां पे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड है सर, यहां पर ही है जहां पर अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। बेटा अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन, या अर्थ हैज शेप, अर्थ शेप इज सर्कल, ये जो चीजें यूनिवर्सली ट्रूथ है, एप्लीकेबल है, उसमें अंदर कोई भी चेंजेस होता नहीं है। यानी यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब की जब हम लोग बात करते हैं या रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, तो जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। ठीक है, द टीचर सेड कंजंक्शन के लिए लग जाएगा दैट, यानी अपना ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। आई नो अ मैन विच इज वेरी टॉल। तो यहाँ पर मैं ऐसे इंसान को जानता हूं जो, यहाँ पे विच की जगह पर क्या देगा? हु इज वेरी टॉल। आई नो अ मैन हु इज वेरी टॉल, तो विच की जगह पर क्या लिखना है? हु। समझा? एक बात तो आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो 2 है वाला आपका दिखेगा वो अनसीन पैसेज होने वाला है। ये आपका कौन सा पैसेज रहेगा सर? अनसीन पैसेज होने वाला है। और ये अनसीन पैसेज एज कम्पेयर टू सीन बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट। द फॉर्मल एजुकेशन दैट अ चाइल्ड गेट्स इन अ स्कूल माउल्ड हिम इनटू। अभी आपको यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन वाला लाइन ढूंढना है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन वाला लाइन कहाँ पर दिख रहा है। तो सर फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी लाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? तो सर यहाँ पर क्या दिखना है कि माय डियर, यहाँ पर आपकी जिंदगी में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करके दी गई है। देखो यहाँ पर दिया हिज फॉर्मल एजुकेशन स्कूल शेप्स इन अ मैच्योर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा कि शेप्स। आपको क्वेश्चन में भी क्या बोला था सर? शेप्स के बारे में बोला था। तो आपको उसी तरह वो सेंटेंस आपको यहाँ पर क्या करना है? एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, देखो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको किस तरीके, देखो यहाँ पर सेंटेंस को लिखना है, सेंटेंस को लिखकर आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है और आपको पूरे आधे मार्क्स मिलने वाले हैं। सेम स्कूल एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी आपको इसी तरीके से आंसर्स लिखना है। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से, ये सितंबर का पेपर है और ये सितंबर का ऑफिशियल आंसर शीट है बेटा। अब डेवलप अ फ्लो चार्ट गिवन बिलो। अभी फ्लो चार्ट किस तरीके से करना है बेटा? यहाँ पर देखो चिल्ड्रन अर्ली एडजस्टमेंट के बारे में, फिर अर्ली लाइफ, लेटर, ड्यूरिंग एडसोलेंट, पीयर ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। तो बेटा जब आप लोग इसकी ये पैराग्राफ रीड करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर आपको अर्ली स्कूल लाइफ के बारे में भी बताया कि भाई इसका जिंदगी कैसा होना चाहिए, रेगुलर, पंक्चुअल, डूइंग होमवर्क एंड फॉलोइंग डिसिप्लिन। जब कोई भी बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो स्टार्टिंग में सबको डिसिप्लिन में रहता है, लेकिन बाद में लेटर ऑन क्या दिक्कत आती है कि सोशल रिलेशन बनाने में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। फिर एक्सोलेंस प्रॉब्लम क्या हो जाती है सर कि मेंटेन रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट सेक्स मेंबर, यानी मेल का फीमेल के साथ रिलेशन कैसे, यानी बातचीत कैसे करना है।
ठीक है, प्रेजेंट कैसे करना, एक दूसरे के साथ किस तरीके से बातें करनी, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको इस तरीके यहाँ पर लिखने की बात करनी है। ठीक है, समझा कि नहीं। और आपको यहाँ पर हर एक इसमें कितने मार्क्स मिलने वाले, हाफ हाफ मार्क्स यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिर कंप्लीट द टेबल, सेम चीजें यहाँ पर कंप्लीट द टेबल आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रॉम द इंटरेक्शन, अभी आपने इंटरेक्शन विद द पीपल इन स्कूल, स्कूल से जब आप बैठते हो तो आपको क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है, या चाइल्ड लर्न्स एंड एक्वायर्स, क्या सीखता है और क्या उसके लिए अक्वायर करता है। तो सबसे पहले आप लोग देखो क्या सीखता है, तो लर्न्स हाउ टू बिहेव विद द पीयर्स एंड एडल्ट्स अदर विद द फैमिली मेंबर्स, यानी हमें मतलब बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको समझ में आता है कि मुझे हमारे दोस्तों के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, और बड़े लोगों, फैमिली के अंदर जो बड़े लोग हैं या हमारे स्कूल में जो टीचर्स है उनके साथ हमें किस तरीके का बिहेवियर करना है, ये सारी चीजें हमको वहां पर सीखने के लिए मिलती है। बच्चा स्कूल जाता है तो क्या सीखता है, वहां पर वैल्यूज, गोल्स, एस्पिरेशन, सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ बिहेवियर, ये सारी चीजें वहां पर सीखता है। ठीक है, स्कूल एक्सपीरियंसेस टीच हिम, स्कूल का एक्सपीरियंस उसको क्या सिखाने की कोशिश करता है, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, हेल्दी कंपटीशन, गोल सेटिंग एंड गोल अटेनमेंट, ये सारी चीजें सीखता है। सर क्या ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दिखने को मिल रही है? यस बेटा, ये अगर आप एक सेंटेंस अच्छी तरीके से रीड करोगे ना तो आपको पहले वाले में, पहले या दूसरे पैराग्राफ में आपको सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है कि हमें टीचर्स के साथ किस तरीके का एटीट्यूड, प्रिंसिपल, क्या हैबिट होनी चाहिए, किस तरीके की करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, हमें किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, हमें क्या क्या अक्वायर करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां पर सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है, ए और बी तो आपका हो गया, सी A4 यहाँ पर आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो आपने A1, A2 और A3 में जो भी सीखा समझा उसी को आप अपने वर्डिंग में लिखोगे तो भी चलेगा। अब अ चाइल्ड स्पेंड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ इन टेकिंग फॉर्मल एजुकेशन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यूजिंग द मॉडल एक्सरी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, तो सर शुड आया है, तो शुड किसके लिए आता है सर, एडवाइस के लिए आता है। मस्ट किसके लिए आता है सर, मस्ट कंपल्शन के लिए आता है, कंपल्शन के लिए आता है, जिसको हम लोग ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए भी मस्ट आता है। विल किसके लिए आता है सर, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए आता है, फ्यूचर सर्टेनिटीज के लिए आता है। ठीक है, उसके अलावा सर कैन किसके लिए आता है, सर कैन आता है एबिलिटी के लिए आता है, कैन किसके लिए आता है, एबिलिटी शो करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अ पीयर ग्रुप हैज इट्स ओन ग्रुप स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट्स मेंबर, तो इतना कंफर्म है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट नॉट ओनली बट आल्सो, तो एंड को हटा के आपको क्या लगाना है, बट आल्सो लगाना है, इतना तो कंफर्म है। और हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है सर, हमेशा नॉट ओनली लगता है, क्या लगता है, नॉट ओनली। तो देखो हैज नॉट ओनली, सर ये आंसर करेक्ट है, यहाँ पे नॉट ओनली पहले आया तो उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, यस सर इतनी बातें समझ में आ चुकी है। फिर अब यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब सर एक ऑपोजिट, अर्ली का क्या होता है सर, लेट होता है, अर्ली का क्या होगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, उसके ए का तो आपको लिखना कैसे है, अर्ली है ना, तो यहाँ पर अर्ली, फर्स्ट वाले में अर्ली लिखोगे, तो बी वाले में क्या लिखोगे, ई, लेट। ठीक है, समझा। सेकंड बी का क्या लिखोगे, रिजेक्शन, तो सर रिजेक्शन का क्या होगा सर, रिजेक्शन का होता है एक्सेप्टेंस, तो ए हो जाएगा एक्सेप्टेंस। तो आपको इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन उसके सामने लिखना है। तीसरा सक्सेस, सर सक्सेस का क्या आएगा, फेलियर, तो बी में आया सर फेलियर, यहां पर आएगा फेलियर। और लास्ट एंशियस, तो एंशियस का क्या आ जाएगा सर, तो एंशियस का आपको यहां पर लिखना है सी, केयर फ्री, केयर फ्री। इस तरीके के यहां पर आपको आंसर्स लिखने हैं। अब बी कहता है समरी राइटिंग, समरी राइटिंग क्या होता है सर, समरी राइटिंग का मतलब यहाँ पर आपको करना है, ये जो चीजें है ना, मैं आपको सबसे सिंपल बताता हूँ, समरी राइटिंग में करना क्या पता है, A1 और A2 में आपने जो भी आंसर्स देखा ना, उसको आप वही चीजें अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो देखो यही सारी चीजें यहाँ पर एक्सपीरियंसेस करके दिया है, या आपको ये पॉइंट से रिलेटेड जो पैराग्राफ में चीजें देखने के लिए मिलेगी ना वही चीज है, लेकिन यहाँ पर उसको एक सुटेबल टाइटल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सुटेबल टाइटल जैसे हम लोग चाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं, चाइल्ड लाइफ, एक बच्चे की जिंदगी कैसी होती है, या लाइफ फर्स्ट फेज बोल सकते हैं। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर एक समरी लिखना है जिसमें आप A1 और A2 के क्वेश्चंस को यहाँ पर कोलैबोरेट करके एक समरी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग माइंड मैपिंग की।
माइंड मैपिंग में क्या बोला है कि भाई साहब माइंड मैपिंग से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर बोला बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे यहाँ पर आपने लिखा बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो अब यहाँ पर आपने ऐसा बॉक्स वगैरह बना दिया। आप एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हैं सर, सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, यस, तो उसमें इंस्टाग्राम का नाम आ जाएगा, उसमें यूट्यूब का नाम आ जाएगा, आप फेसबुक का नाम डाल सकते हो, आप स्नैपचैट का नाम डाल सकते हो, अलग अलग। सर मैं तो टीवी देखना पसंद करता हूँ, तो टीवी में आप क्या देखना पसंद करते हो, कार्टून्स आते हैं, टीवी सीरियल्स आते हैं, रियलिटी शोज आते हैं, ठीक है, आप न्यूज़ देखना पसंद करते हो, ठीक है, आप क्या चीज़ें वहाँ पर। सर एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं आउटिंग पर जाता हूँ, फिर घूमने फिरने के लिए जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं ट्रैवलिंग करना पसंद करता हूँ। तो सर आप ट्रैवलिंग कहाँ पर करते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इलाबरेट करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, माइंड मैपिंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कतें फिलहाल के लिए नहीं आ रही होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ। 3A में क्या बोला है, देखो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर अकरेंस। यहाँ पे मतलब आपको इंच कैप रॉक का पोएम दिया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कहा है कि आपको इसको पूरी तरीके से क्या करना है, रीअरेंज करना है। क्या करना है सर, रीअरेंज एज पर द अकरेंस इन एक्सट्रैक्ट, यानी जिस तरीके से वो आया है उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले सर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर आएगा 4, मिस्टर राफ, यानी ये हो गया पहला वाला, मिस्टर राफ केप्ट हिज आई ऑन द इंच कैप फ्लोट। सेकंड क्या आता है सर, सेकंड आएगा मिस्टर राल्फ आस्क हिज मैन टू रो हिम टू द इंच कैप रोक। यस सर। थर्ड क्या आएगा सर, मिस्टर राल्फ कट द इंच कैप बेल, एंड फोर्थ आएगा द इंच कैप बेल सैंक डाउन। ये आपका सीक्वेंस होने वाला है। तो आप यहाँ पे रीअरेंज जब लिखोगे ना, रीअरेंज, तो आपको सेंटेंस फ्रेमवर्क करने के टाइम पर सबसे पहले आप यहाँ पे 4 लिखोगे, सेंटेंस लिखा। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है सर, सेकंड नंबर पे आता है सेकंड वाला, तो सेकंड नंबर 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 क्या होना चाहिए सर, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। पहले राल्फ केप्ट का आ गया, यस सर। उसके बाद ये हो गया फोर्थ होगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा थर्ड। तो आपको ईच एंड एवरी चीजें क्या करना है, इजीली अच्छे से करनी है। एक्सप्लेन द लाइन योर ओन वर्ड्स, अभी इस लाइन को आपको अपनी मर्जी से बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें अपनी मर्जी से बताना है, तो क्या देखो, बट द स्प्रिंग हैज एन इफेक्ट ऑफ राल्फ द spotted the inchcap bell hatched the plan to destroy the good work done by the abbot. Jealous thought made him joyful. Evil intention to of destroying a good work. यानी यहाँ पर उसने बताया है कि जो स्प्रे जो यानी जो राफ है ना, राल्फ, उसका जो एक बोलते हैं ना बहाव है, उसकी तरफ ही था। यहाँ पर एबॉट ने जितनी भी मेहनत की थी, उसकी जो भी अच्छे काम थे, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर वो कौन सी फीलिंग थी, जेलस वाली फीलिंग थी। और वो जितना जलता था उसको उतना ज्यादा मजा आता था। तो उसके अंदर किस तरीके के इंटेंशन आ गए थे, एविल इंटेंशन आ चुके थे। इसके बाद A4 के अंदर क्या, A3 तो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। A4 में क्या बोलता है, राइमिंग वर्ड ढूंढना है, वो भी कौन से स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में। तो माय डियर फर्स्ट स्टेंजा आपको दिख रहा है, यस सर। अभी यहाँ पे देखो, स्प्रिंग सिंग, तो ए का ए के साथ बन गया, एक्सेस विगनेस, तो ये हो गया बी का बी के साथ। तो यहाँ पर आपका राइमिंग स्कीम क्या देखने के लिए मिलेगा सर, ए बी बी, वो भी फर्स्ट स्टेंजा बोला इसलिए। अगर सेकंड बोलता तो सेकंड के हिसाब से करते, थर्ड बोलता तो थर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको क्या बोला, 2 मार्क के लिए। तो सबसे पहले राइमिंग वर्ड ढूंढना है, फिर राइमिंग स्कीम। तो आपने राइमिंग वर्ड लिखना है, पहले वाले में लिखना है राइमिंग वर्ड आपको पता है, और फिर लिखना है राइमिंग स्कीम, और आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। अब अ मेमोरेबल इवनिंग ऑन अ ब्यूटीफुल बीच। अब यहाँ पर आपको 4 पोएटिक लाइंस बनाने हैं, 4 पोएटिक लाइंस। देखो लाइंस कैसे बनाना है जरा मैं बताता हूँ। अ मेमोरेबल इवनिंग ऑन अ ब्यूटीफुल बीच, आपने ये लिखा ब्यूटीफुल बीच, क्लियर। ब्यूटीफुल बीच पर एक सुनहरी शाम बिता रहे हैं। तो सर बीच का ऑपोजिट, ठीक है
सर बीच का एक सिनो आप बोल सकते हैं ना कि राइमिंग वर्ड ले लेते हैं, तो बीच का एक ऑपोजिट राइमिंग वर्ड होता है, सपोज रीच, ठीक है। तो अ मेमोरेबल इवनिंग ऑन अ ब्यूटीफुल बीच, वी आर फीलिंग, वी आर वी आर फीलिंग, वी आर फीलिंग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, वी आर फीलिंग टू हैव अ हेवन और रिच, वी हेवन और रिच, यानी हम लोग कहाँ पर आ गए कि स्वर्ग में आ चुके हैं ऐसा हमें लग रहा है। वी बिकम अ रिच, ठीक है। इस तरीके के आपको क्या करना है, खुद के पोएटिक इफेक्ट बनाने हैं, ठीक है। दो चार अगर आपने देखो, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ कि आपको यहाँ पर करना क्या पता है, पोएम्स दिया रहेगा, उस पोएम्स के अंदर के आप जितने भी पोएम्स आप रीड आउट करोगे ना, उस पोएम्स के अंदर कि कुछ लाइंस के बारे में आप क्या करो खुद से, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा इवनिंग तक, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कतें ना आए, ठीक है। कि आपको पोएटिक लाइंस किस तरीके से फ्रेमवर्क करनी है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। एप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन डी जो सेक्शन 3 है राइटिंग स्किल, ये भी मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। वर्चुअल मैसेज, अभी मैं आप बच्चे लोगों को एक बोलता है ना एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि एक ही आपको तैयारी करनी है, तो आप इसमें वर्चुअल मैसेज करो, आप उसमें से 4 में से 4 आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन, तो इंटरव्यू के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू राइटिंग करते समय प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर सी में आपको होता है स्पीच, कंपेयरिंग और आपको यहाँ पर बोला एक्सपेंशन, तो मैंने आपको यहाँ पर सजेशन दिया कि आप क्या करोगे, स्पीच करोगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पीडीएफ आपको शेयर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओ डी की तरफ, वहाँ पे रिव्यू है जिसमें बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू दोनों आ सकता है, ब्लॉग और अपील है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग क्या करो, अपील करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि यह कम से कम मार्क्स, कम से कम वर्ड में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब सेक्शन 4 जाते हैं, नॉवेल। नॉवेल बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपकी स्टोरी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कंफर्म आप महारिविजन का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो महारिविजन के वीडियो देखने के बाद आपको गारंटीड है कि आपको नॉवेल में डिफिकल्टी नहीं आएगी, और इसका पूरा पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने को टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी अपलोड किया हुआ है। क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A में कहता है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5A जो होता है वो 4.1 से आएगा, हिस्ट्री ऑफ द नॉवल, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर क्या कहता है कि कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन, जोसेफ, ग्राहम, डेनियल और एंथनी। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा ऑड वन आउट वो बनेगा डेनियल, ठीक है। फिर ये सारी पीडीएफ जो है ना मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, और वेबसाइट में भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उससे भी अपनी प्रिपरेशन को नए एज तक लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर सारी चीजें करके रखी है। उसके बाद सेकंड, मिस्ट्री, स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर, तो यहाँ पर आएगा मिस्ट्री। मिस्ट्री नॉवेल का पार्ट होता है क्या, नहीं, उस मिस्ट्री मतलब एक षड्यंत्र ऐसा। अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अल्फा ब्रेन और राजमोहन वाइफ एंड जेन एरी, तो अफरा बैन। फिर ड्रामा, नॉवेल, साइकोलॉजी और पोएट्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी आ जाने वाला है। अब यहाँ पर फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सबसे पहले द नॉवेल एज अ लिटरली जनरेटेड हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट कितने सालों पहले, तो सर 2000 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा 2000। द न्यू लिटरेचर रिटन इन द 18th century was characterized by spirit of realism। फिर इन डैश नॉवेल द सरफेस मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंबॉलिक मीनिंग। कौन सी मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एल्जोरिकल, यानी जब हम लोग बात करते हैं ना कि डिफरेंट सिंबॉलिक मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है सरफेस मीनिंग, तो उसको एल्जोरिकल बोलते हैं। फिर लास्ट, डैश हैज कॉइन्ड द फ्रेज, यानी इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने किया था, तो विलियम जेम्स ने किया था, विलियम जेम्स ने ये टर्म को इस्तेमाल किया हुआ था। फिर यहाँ पर जो बी वाला पार्ट है वो 4.2 टू सर्व विद द लव से लिया गया है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम क्या थी, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर थी कि यहाँ पर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को बताने की कोशिश की गई थी। उसके बाद हाफ ईयरली रिपोर्ट की प्रिसीडिंग के बारे में बताई गई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स के जो कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज थी, एकेडमिक्स एक्टिविटीज थी, उसमें किस तरीके का इंप्रूवमेंट हुआ था उसके बारे में।
उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश की गई थी, उनको फ्रीडम ओपननेस इन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट अपनी बातों को टीचर्स के सामने रख सकते हैं, इस तरीके की फ्रीडम और ओपननेस उनको दी गई थी, और टीचर्स का इंटरेक्शन यहाँ पर किया गया था। तो ये बेसिकली टू सर्व विद द लव में ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेनम इन द एक्सट्रैक्ट टू फ्रॉम, यानी डेनम के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। तो माय डियर कैरेक्टर स्केच क्या है सर? डेनम कौन था? सीनियर स्टूडेंट था। वो मीटिंग को क्या कर रहा था? प्रिसाइड, यानी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो पीटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा था, और उस वो अंदर से बहुत कॉरिशियस था, उसके अंदर बहुत जिगरा था, बात करने की कॉन्फिडेंस थी, और वो किसी को भी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता था, ऐसी उसकी ट्रेनिंग थी। वो एक ट्रेंड बॉक्सर था, एग्रेसिव नेचर का था, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक था। यानी उसने जब डेमोन्स्ट्रेशन दिया था तो लोग पीटी गेम्स की अहमियत को उसने बताने की कोशिश की थी कि हमारी पीटी की एक्टिविटी किस तरीके से होती है। फिर बात करता है सी वाला, जहां पर 80 4.3 से रिलेटेड होगा। ये 80 अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज वाला पार्ट है। अब यहाँ पे कंप्लीट द टेबल हाईलाइटिंग द वेरियस ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर ऑर्डर और डिटेक्टिव फिक्स के बारे में बात करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑर्डर के बारे में क्या कहा गया है कि ये जो है ऑर्डर, वो एक कंसर्न्ड नोबल है, ग्रेटफुल है, जनरस, सिंसियर, स्वीट, अनसेल्फिश और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर टाइप है। बट डिटेक्टिव फिक्स की बात करेंगे तो अनइमेजिनेटिव है, ड्यूटीफुल है, स्टबर्न है, स्टूपिड है और रिपीटेंट है, यानी बार बार उस कामों को रिपीट करने की कोशिश करता है। ठीक है। वी कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन लेस टाइम बाय जर्निंग ईस्टवर्ड, यानी वो उसका क्या मानना था कि ये जो सेंटेंस उसने इस्तेमाल किया था फॉग की जर्नी का, तो क्या वो सारी चीजों के आप बारे में आप क्या क्या रवैया है, तो जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। फॉग एक्सेप्ट द बेट and Wager faces many adversities, start his journey eastward. Sun passes Meriden 80 times in the London, it passes 70 times again a day. Goes from east to west, wins the bet and wager. यानी यहाँ पर जो फॉग था उसने वो उसने क्या किया था, उसने बेट लगाई थी, बेट कि वो किसकी तरफ बढ़ेगा, ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ने वाला है। जो ईस्टवर्ड यानी जो सन है, सन को वो पास करेगा मेरिडन 80 टाइम्स, और लंदन इट पासेस द 70 टाइम्स गेन अ डे, यानी उसने उतना कमा लिया था, बेट जीत जाता है, वेजर भी जीत जाता है। एंड डी में भी सेम, साइन ऑफ 4 में आपको बताना है कि भाई इलेबरेट द फॉलोइंग लाइन इन द टेबल। यू आर रियली ऑटोमेशन अ कैलकुलेटिंग मशीन, तो उसके बारे में क्या कहता है देखो। अप्रोच होम्स टू क्लाइंट आर डिफरेंट फ्रॉम वॉटसन, अनबायस्ड, डज नॉट इंडल्ज इन आउटवर्ड अपीयरेंसेस। Watson is attracted to the client Marston while Holmes is focusing on problem. Watson and Holmes are totally opposite in their approach, one to lady and other to root. यानी यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात की है। वॉटसन का क्या अप्रोच था, वॉटसन अपनी क्लाइंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और जो शार्लॉक होम्स है, ठीक है, उसका वो क्या कर रहे थे, वो अपने केस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो दोनों का क्या था, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, दो अलग अलग अप्रोच की तरफ से कर रहे थे। तो वॉटसन का अप्रोच अपनी क्लाइंट की सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, बट होम्स जो था वो केस को समझकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर द सीक्वेंस अरेंज्ड इन द नॉवेल ऑफ साइन ऑफ 4। अभी आपको सीक्वेंस लगाना है। मिस मॉस्टन शोड होमलेस अ पर्ल एंड लेटर, उसने पर्ल और लेटर दिखाया। फिर मॉस्टन ने डिस्कस उसकी प्रॉब्लम होम्स और वॉटसन के साथ डिस्कस की। दे प्लान टू मीट राइटर ऑफ द लेटर, और मिस मॉस्टन ने मेट हिम होम। सबसे पहले मुलाकात हुई होगी, तो सबसे पहला सीक्वेंस डी का आएगा, सबसे पहला सीक्वेंस किसका आएगा, डी का आएगा। ठीक है। उसके बाद उसने अपनी प्रॉब्लम होम्स और वॉटसन के साथ डिस्कस की, तो सेकंड वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, बी आ जाएगा। पूरा सेंटेंस बेटा एज इट इज लिखना है। उसके बाद उसने होम्स को अपनी पर्ल्स और लेटर वगैरह दिखाया कि उसके डैडी एक लेटर मुझे रैंडमली आ रहा है जिसमें पर्ल आता है मुझे, ठीक है। एंड लास्ट में आएगा, उन्होंने डिसाइड किया कि ये लेटर कौन लिख रहा है उसके बारे में बातचीत की जानी चाहिए। ठीक है। तो ये जो लेटर, ये जो पेपर की हम लोग बातें करें सितंबर 2021, ये पेपर आप लोग ने डिस्कस अगर किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। मेजॉरिटी जगह पर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मेजॉरिटी चीजें आपको मैंने करके दी है,
बहुत सारी चीजें मैंने आपको शेयर करके दी है, सिर्फ आपको उसका एडवांटेज उठाना है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।